देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम माहम। बेटा प्लीज़ मुझे बताइएगा सबसे पहले तो मेरी आवाज़ आ रही है? जो स्टूडेंट ऑनलाइन है प्लीज़ मुझे बताइए बेटा। नफीसा, अक्सा, माहम आवाज़ आ रही है बेटा? वालेकुम अस्सलाम। कैन यू हियर मी बेटा? कैन यू हियर मी? आवाज़ आ रही है बेटा मेरी? माहम मैम आवाज़ आ रही है। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, जी बिल्कुल अक्सा बेटा, बाहर से शोर बहुत आ रहा है क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन हो रही है। अब इसे मैं तो नहीं रुकवा सकती, मेरे कहने पर तो नहीं रुकेगी, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं थोड़ा ऊंचा बोलूं ताकि आप लोग मेरी आवाज़ सुन सकें और जो है लेक्चर को अंडरस्टैंड कर सकें। फिर भी कोई बात ना समझ आए शोर शराबे की वजह से तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, आई विल रिपीट। और मीनवाइल मैं लेक्चर अपलोड कर लेती हूँ, 2 से 3 मिनट में लेक्चर अपलोड होगा। जो स्टूडेंट फर्दर उन्हें आप मैसेज दे दें वो भी ज्वाइन कर लें ताकि हम लेक्चर स्टार्ट कर लें, बट आई विल नॉट फॉर एनी सिंगल स्टूडेंट एनी मोर। ओके।
Assalamu alaikum and walaikum assalam. Walaikum assalam to all of you. Good morning to all of you. ओके स्टूडेंट्स, हम थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स जो हैं, हमने कल थोड़ा सा थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स का जो हमारा टॉपिक है उसे स्टार्ट किया था। ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए थे, थायराइड ग्लैंड की नेट में आपके साथ डिस्कस कर ली थी, और हार्मोन्स क्या हैं जो थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, उनके क्या क्या नाम है वो हमने डिस्कस कर लिया था। आयोडीन का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है वो हमने डिस्कस कर लिया था। फिर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। थायराइड रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन हमने डिस्कस करनी है। मैम कल के लेक्चर में प्रेजेंट थी मैं, आपने एब्सेंट लगा दी थी मारिया अब्दुल्ला। अच्छा, मैंने एब्सेंट लगा दी थी मारिया अब्दुल्ला, तो आपने टाइम पर देखते हैं, चेक करते हैं। सिर्फ आपकी ही मैंने एब्सेंट लगा दी थी, ऐसी क्या वजह थी? आपने टाइम से अटेंडेंस मार्क नहीं करवाई होगी, तभी अटेंडेंस नहीं लगी होगी आपकी। मारिया अब्दुल्ला, हमारी अब्दुल्ला आपकी प्रेजेंट लगी हुई है कल की, डोंट वरी। जो टाइम पे स्टूडेंट अटेंडेंस मार्क करवाते हैं मैं सबकी अटेंडेंस मार्क कर देती हूँ। ओके जी, थायराइड हार्मोन की रेगुलेशन देख लेते हैं सबसे पहले। द सिक्रीशन ऑफ T3 and T4 by the thyroid gland is basically controlled by the thyroid stimulating hormone TSH, which is released from the anterior pituitary gland. In turn, the level of thyroid hormone in the blood determines the release of TSH. If thyroid hormone concentration in the blood decreases, the release of TSH increases, which causes increased output of T3 and T4. This is an example of negative feedback. Thyrotropin releasing hormone, which is secreted by the hypothalamus, and exerts a modulating influence on the release of thyroid stimulating hormone from the pituitary gland. Environmental factors such as decrease in temperature may lead to increased secretions of thyrotropin releasing hormone, resulting in elevated secretion of thyroid hormone. Okay, थायराइड जो हार्मोन्स हैं, यानी हमारे T3 और T4 हैं जो कि थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, ये एक पूरा जो है थायराइड पूरा एक साइकिल है, पूरा एक कहना चाहिए कि आपको पिक्चर से भी हम वो समझाएंगे। तो बेसिकली क्या है बेटा कि हमारा जो मास्टर ग्लैंड है, पिक्चर से आपको समझा देते हैं, पढ़ तो हमने लिया। देखिए, जो हमारा मास्टर ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस से सबसे पहले थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा, वो जाके किस पे एक्ट करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करेगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो किस पे जाके इफेक्ट करेगा? थायराइड ग्लैंड के ऊपर। फिर थायराइड ग्लैंड जो है वो T3 और T4 रिलीज करेगा और ब्लड में डाल देगा, और हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो मेंटेन होता रहेगा। इसी तरह से जब T3 एंड T4 का लेवल हमारी बॉडी में ब्लड में ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा तो फ़ौरन से दो रिस्पॉन्सेज जाते हैं, जिसे हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। एक तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर सिग्नल जाएगा कि जी TSH को आप स्टॉप कर दें, क्योंकि आप जब तक TSH स्टॉप नहीं करेंगे थायराइड तो अपना हार्मोन रिलीज़ करता रहेगा। सो एंटीरियर पिट्यूटरी TSH को स्टॉप कर देता है, तो अल्टीमेटली जो थायराइड ग्लैंड है उसको सिग्नल नहीं मिलते हार्मोन रिलीज़ करने के लिए, और वो हार्मोन रिलीज़ करना स्टॉप कर देता है। इसी तरह से मैसेज जाता है हाइपोथैलेमस को कि जी थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो आप रिलीज करना बंद कर दे, ताकि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो रिलीज होना बंद हो जाए। ठीक है बेटा, तो किस तरह से हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस के अंदर थायराइड हार्मोन की सिक्रीशंस जो है वो रेगुलेट होती हैं, ये आपको समझ आ गया। पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, कोई इसमें क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ लें, वरना हम आगे चलते हैं। समझ आ गया तो भी मुझे बता दीजिए, ठीक है। आयोडीन का जिस तरह से हमने फंक्शन पढ़ा था कि हम आयोडीन डाइट में लेते हैं तो वो कहाँ कहाँ काम आती है, इसी तरह से हम जरा देख लेते हैं जो हमारे T3 एंड T4 हैं, जो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स हैं या थायराइड हार्मोन्स हैं, उनके फंक्शन देख लेते हैं बॉडी में क्या है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन इज टू कंट्रोल द सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। T4 जो है वो relatively weak हार्मोन होता है. It maintains body metabolism in a steady state. T3 is about 5 times as potent to T4 and has a more rapid metabolic action. These hormones accelerate metabolic process by increasing the level of specific enzymes that contribute to oxygen consumption and altering the responsiveness of tissues to other hormones. The thyroid hormones influence cell replication and are important in brain development.
development. Thyroid hormone is also necessary for normal growth. The thyroid hormone, through their widespread effects on cellular metabolism, influence every major organ system. ये मैं आपको स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में ही समझा चुकी हूँ कि थायराइड ग्लैंड और उससे निकलने वाले जो हार्मोन्स है वो तकरीबन आपकी पूरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मेंटेन कर रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि T3 ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू द T4। काम इनका यही है बेटा, बॉडी की मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखना है, ब्रेन की डेवलपमेंट में काम आता है। ठीक है जी, इसका फंक्शन है। बाकी जो अदर बॉडी से फर्दर जो कुछ कहना चाहिए ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स, उनकी सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। और बाकी वाइड स्प्रेड इनके बेसिकली इफ़ेक्ट है सेलुलर मेटाबॉलिज्म के ऊपर, जिसकी वजह से जाहिर है जब वो मेटाबॉलिज्म करवा रहे हैं तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी के जो लार्जर ऑर्गन्स है, जो मेजर ऑर्गन सिस्टम है, उनके ऊपर इनका इफ़ेक्ट है। कैल्सिटोनिन T3 T4 के बाद एक और जो नेक्स्ट हार्मोन है आपको बताया था थायराइड ग्लैंड से रिलीज सिक्रीट होता है, दैट इज कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन जिसको हम थायरोकैल्सिटोनिन भी कहते हैं, इट इज अनदर इंपॉर्टेंट हार्मोन व्हिच इज सिक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड। इट इज सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू हाई प्लाज्मा लेवल ऑफ कैल्शियम एंड इट रिड्यूसेस द प्लाज्मा लेवल ऑफ कैल्शियम बाय इंक्रीजिंग इट्स डेपोजिशन इन द बोन। देखिए ये अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत हमारी बॉडी के अंदर निज़ाम रखा है। कोई भी चीज़ अगर मतलब किसी भी चीज़ की ज़्यादती या किसी भी चीज़ की कमी, हर चीज़ फ़ौरन से हमारा ब्रेन डिटेक्ट करता है। अल्लाह ताला ने अगर एक ऑर्गन बॉडी में ऐसा रखा है जो कैल्शियम को रिलीज़ करवा रहा है। कैल्सिटोनिन कब रिलीज़ होता है बेटा? हम सबको पता है कि कैल्शियम जब हम अपनी डाइट में लेते हैं तो ऑब्वियसली वो हमारी ब्लड का ही हिस्सा बनता है। जब वो ब्लड में मूव करना शुरू करता है, आपको पता है कैल्शियम ब्लड में रहे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में उसका रोल है, उसका रोल कार्डियक एक्टिविटी में भी है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट कैल्शियम का रोल है हमारी बोन्स और टीथ की जो डेंसिटी है उसके लिए है, उसकी स्ट्रेंथ के लिए है। सो जब हम कैल्शियम लेते हैं ब्लड में घूमता रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह ताला ने विटामिन डी हमारी बॉडी में रखा है जिसका काम है ब्लड से कैल्शियम ले लेके बोन्स में डिपॉजिट करवाना, ठीक है जी। वही उसका बेसिकली काम है, बोन्स और टीथ में डिपॉजिट करवाना। बट जब कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बॉडी मीन्स जाहिर है ब्लड के अंदर जब कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा है, हमारे ब्रेन को फ़ौरन से सिग्नल जाता है और ब्रेन उसी तरह से हाइपोथैलेमस थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है विच जो कि इफेक्ट करता है जाके ऑन द पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, वो जाके एक्ट करता है थायराइड ग्लैंड के ऊपर और फिर थायराइड ग्लैंड जो है कैल्सिटोनिन रिलीज़ करता है कि जी कैल्शियम ज़्यादा हो गया है बॉडी में। अब जब कैल्सिटोनिन वहाँ से रिलीज़ होगा तो उसका काम क्या होता है? सिंपल, जो एक्स्ट्रा कैल्शियम आपको ब्लड में नज़र आ रही है, क्योंकि आपको पता है हाइपरकैल्सीमिया भी बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है, आपकी कार्डियक एक्टिविटी को ख़राब करता है, आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को ख़राब करता है। सो किसी भी चीज़ की ज़्यादती अच्छी नहीं है, तो वहाँ से कैल्शियम ले लेके उसे डिपॉजिट करवाना शुरू कर देता है बोन्स और टीथ के अंदर। ये कैल्सिटोनिन का रोल है, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं असेसमेंट की तरफ। आप हेल्थ असेसमेंट में बड़ी डिटेल में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, फिर भी मैंने यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत असेसमेंट ज़रूर बताई है, समझाई है। असेसमेंट उसी तरह से बेटा हिस्ट्री है, उसके बाद फिजिकल असेसमेंट है, थायराइड ग्लैंड की असेसमेंट करने लगे हैं हम। द थायराइड ग्लैंड इज इंस्पेक्टेड एंड पल्पेटेड रूटीनली ऑन ऑल पेशेंट्स। इंस्पेक्शन आंखों से सबसे पहले जाहिर है हम देखना शुरू करते हैं। हमने अब करेंटली देख लिया गर्दन में, जाहिर है अगर कोई स्वेलिंग आपको नज़र आ रही है या थायराइड ग्लैंड हमें नेट में पढ़ चुके हैं किस जगह मौजूद है, वहाँ आपको कोई स्वेलिंग नज़र आ रही है, ये चीज़ें आपने देख ली। उसके बाद बेटे पिक्चर में आपको नजर आ रहा है कि किस तरह से हैंड प्लेसमेंट दिखाई हुई है मैंने, ये पल्पेशन हो रही है। ये सारी चीज़ें आप डिटेल में हेल्थ असेसमेंट में पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़ी तो पढ़ेंगे और मे भी पढ़ लिया हो आपने। पल्पेशन करनी है, उसमें हम थायराइड का जाहिर है हाथों से पल्पेट करके उसका साइज़ देखेंगे, उसकी शेप देखेंगे, कंसिस्टेंसी देखेंगे, सिमेट्री देखेंगे कि राइट लेफ्ट साइड में ऐसा तो नहीं किसी एक जगह पे आपको कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है, दूसरी साइड या दूसरा लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड, दोनों में कुछ डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। और प्रेजेंस ऑफ टेंडरनेस, पेशेंट को कोई पेन तो नहीं हो रहा या आपको महसूस करते हुए पल्पेट करते हुए स्टिफनेस तो महसूस नहीं हो रही। इसके अलावा ये एक और टेस्ट होता है, सिंपल हम पेशेंट को पानी देते हैं कि जी आप स्वालो करें। इससे आपको क्या पता लगता है कि जाहिर है जब वो स्वालो करते हैं तो जो ऊपर नीचे मूव होता है आपको थायराइड ग्लैंड नज़र आता है, ठीक है जी। इफ़ पल्पेशन डिस्क्लोजेस एन एनलार्ज थायराइड ग्लैंड, अगर आपको पल्पेट करने से ये पता लगा कि जी हमारे पेशेंट का थायराइड ग्लैंड जो है साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है, या फिर तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों लोब्स को हम स्टेथोस्कोप यूज़ करके, उसका डायाफ्राम यूज़ करके ऑस्कल्टेट करते हैं, साउंड सुनने की कोशिश करते हैं। ऑस्कल्टेशन आइडेंटिफाइज द लोकलाइज्ड ऑडिबल वाइब्रेशन ऑफ अ ब्रूट। दिस एबनॉर्मल फाइंडिंग इंडिकेट इंक्रीज ब्लड फ्लो थ्रू द थायराइड ग्लैंड एंड नेसेसिटेट्स रेफरल टू अ फिजिशियन।
tenderness, enlargement, nodularity within the thyroid also require referral for additional evaluation। ठीक है जी, आपने इंस्पेक्शन की, पल्पेशन की, आपने देख लिया। अगर थायराइड ग्लैंड का साइज आपको इस तरह मिला है, एक्स्ट्रा आपको ऑलरेडी पता है कि थायराइड ग्लैंड को बहुत ज़्यादा अच्छा स्पीड कम कर दूँ, अक्सर ज़्यादा तेज़ बोल रही हूँ, ओके। मैं आपको ये बता रही, अभी तक तो समझ आ गया। अक्सर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो मुझसे अब पूछ लें, मैं रिपीट कर दूँगी। अच्छा, मैंने आपको बताया हमने थायराइड को देख लिया, आँखों से इंस्पेक्शन कर ली, हमने पल्पेशन कर ली। उसके बाद अगर हमें ऐसा मिला कि जी साइज़ जो है वो शायद थायराइड ग्लैंड का हमें नज़र आया कि बड़ा है, तो ऑलरेडी भी आपको बता चुकी हूँ थायराइड ग्लैंड को जो है ब्लड की बहुत ज़्यादा सप्लाई जाती है, यानी लिवर से भी ज़्यादा सप्लाई जो है वो थायराइड ग्लैंड को जाती है। रीज़न उसका क्या है? रीज़न उसका यही है कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है बेसिकली उसने बॉडी की वो मेंटेन रखनी है। ओके, तो आप क्या करेंगे? ऐसी कोई फाइंडिंग आपको नज़र आई है तो सिंपल हम स्टेथोस्कोप का डायफ्राम यूज़ करके उसकी ऑस्कल्टेशन करेंगे, साउंड सुनेंगे। आपको कोई वाइब्रेशन साउंड आती है या फिर एक ब्रूट साउंड कहते हैं बेटा, टिक टिक, वो बेसिकली आइडेंटिफाई कर रही होती है कि बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो थायराइड ग्लैंड की तरफ जा रहा है। तो ऑब्वियसली ऑलरेडी भी ब्लड फ्लो ज़्यादा था, अब इतना ज़्यादा ब्लड फ्लो जा रहा है, साइज़ भी बड़ा है, तो आप अपने फिजिशियन को उस पेशेंट को रेफ़र कर देंगे। इसके अलावा बेटा चाहे टेंडरनेस है, पेशेंट को पेन फील हो रहा है या फिर आपके हाथों को कोई नोड्यूल्स फील हो रहे हैं, नोड्स फील हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें एबनॉर्मल हैं। अगर इस तरह से कोई भी चीज़ आपको फाइंडिंग नज़र आती है तो आप फ़ौरन उसे फिजिशियन की तरफ रेफ़र करें या फिर फर्दर हम उस पे फिर टेस्ट वगैरह करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं फर्दर उसे इवैल्यूएट करने के लिए। डायग्नोस्टिक फाइंडिंग, थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाया जाता है बेटा, उसमें लेबोरेटरी मेजर दिस इज अंडरस्टूड कि सबसे पहले हमने जाहिर है थायराइड हार्मोन चेक करना, थायराइड की स्कैनिंग की जा सकती है, बायोप्सी की जा सकती है और अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है। द मोस्ट वाइडली यूज टेस्ट जो है इसमें वो हम इसमें करवाते हैं बेटा सीरम इम्यूनो एसे TSH एंड फ्री थायरोक्सिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो जो बातें पहले समझा दी मैंने आपको कि पूरा एक्सेस है ना बेटा, हाइपोथैलेमस से थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हो रहा है, फिर उसके बाद उसके ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हो रहा है, फिर कहीं जाके थायराइड ग्लैंड से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। तो हर लेवल पे हमें चेक करना पड़ेगा, चाहे डेफिशिएंसी हो रही है या ज़्यादा निकल रहे हैं हार्मोन। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर T3 T4 बॉडी में ज़्यादा हो रहा है तो उसका रीज़न थायराइड ग्लैंड हो, उसका रीज़न ऊपर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड भी हो सकता है, हाइपोथैलेमस भी हो सकता है, इसी तरह से उसकी डेफिशिएंसी का रीज़न भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो हम TSH को भी चेक कर लेते हैं, फ्री जो T3 T4 बॉडी में है उसको भी चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम एक और चीज़ जो बार बार आपको बता रहे हैं कि TSH की मेजरमेंट के साथ साथ हम उसकी सेंसिटिविटी भी चेक करते हैं कि कहीं सेंसिटिव ऐसा हो कि फॉर एग्जांपल TSH तो रिलीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन आगे से जो T3 T4 क्यों रिलीज नहीं हो रहा, कि शायद उसकी सेंसिटिविटी कम हुई हुई है। तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी पड़ेंगी। और जो आपका T4 है इसका लेवल को रिलेट करता है विद मेटाबॉलिक स्टेटस एंड आर एलिवेटेड इन हाइपरथायरॉयडिज्म एंड डिक्रीज इन हाइपोथायरॉयडिज्म। दिस इज रियली अंडरस्टूड। हम बार बार पढ़ चुके हैं थायराइड के जो हार्मोन्स है उनका काम बेसिकली हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के साथ अटैच है, और जो मेटाबॉलिज्म में जाहिर है अगर ज़्यादा हार्मोन रिलीज हो रहे होंगे तो मेटाबॉलिज्म बॉडी में आपका बढ़ा हुआ है, तो दिस इज अंडरस्टूड कि पेशेंट के हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं और पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म है, अदरवाइज पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म है। फिर थायराइड एंटीबॉडीज है बेटा, ये भी एक तो हमने हार्मोन्स चेक कर लिए, उसके अलावा हम थायराइड एंटीबॉडीज भी चेक करवा लेते हैं। ये भी आपको पता है सीरम में हमें चेक करनी होती है। Autoimmune thyroid disease include both hypothyroid and hyperthyroid conditions. Results of testing by immunoassay techniques for antithyroid antibodies, specifically antimicrosomal antibodies, are positive in chronic autoimmune thyroid diseases 90% of the cases में। देखें, ये क्लास में भी डिस्कस हुआ था कि ऑटोइम्यून डिजीजेस जितनी भी होती हैं बेटा, इनका अनफॉर्चुनेटली कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, कोई लाइफ टाइम उनका ट्रीटमेंट नहीं होता। ऑटोइम्यून में इसी तरह से थायराइड ग्लैंड की भी हो सकता है कि जो थायराइड ग्लैंड होता है उसके अगेंस्ट ही कुछ आपकी बॉडी ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स करना शुरू कर देती है, यानी थायराइड के सेल्स को आपकी जो अपने जो डिफेंस सेल्स हैं वो थायराइड टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। तो ऑब्वियसली हम टेस्ट करवा लेते हैं, ब्लड में हम चेक कर लेते हैं, सीरम में हम चेक कर लेते हैं कि एंटी थायराइड एंटीबॉडीज़ तो नहीं मौजूद कहीं। अगर वो होंगी और कहते हैं
कि जिन लोगों को ऑटो इम्यून थायराइड डिसऑर्डर होते हैं 90% ऑफ केसेस होते हैं उसमें हमें एंटी थायराइड एंटीबॉडीज़ मिल जाती हैं। तो ज़ाहिर है हम डायग्नोज कर लेते हैं कि हमारे पेशेंट को ऑटो इम्यून थायराइड डिसऑर्डर है। बाकी बेटे हैशिमोटो थायराइडोइटिस है, ये तकरीबन 100% और ग्रेव्स डिजीज 80% एंड अदर ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटो इम्यून डिजीजेस सच एज ल्यूपस एरिथेमेटोसिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसके अलावा जो 90% ऑफ केसेस में ऐसा होता है कि आपको ये एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रेजेंट ही मिलेंगी। बाकी हैशिमोटो थायराइडोइटिस के पेशेंट में 100% आपको हर पेशेंट में ये एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट मिलेंगी। ग्रेव्स डिजीज़ में 8% ऑफ पेशेंट में ये एंटीबॉडीज़ आपको बॉडी में मिल जाएंगी। इसके अलावा कुछ और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं जैसे SLE होता है, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस है या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो ये सारी की सारी ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं ऑलरेडी, तो ये आपको करवाना पड़ता है और उसके रिजल्ट्स पे फिर हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पेशेंट को जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है या नहीं है। उसके बाद बेटे रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक एक और इन्वेस्टिगेशन है, एक और टेस्ट है। इसमें हम क्या करते हैं, द रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट बेसिकली ये क्या करता है, ये मेजर करता है रेट ऑफ आयोडीन अपटेक। सारा मॉरिस आप क्या कह रहे हो, क्या रिपीट कर दूं, थायराइड एंटीबॉडीज रिपीट कर दूं? ओके, मैं आपको ये बता रही हूँ, हम ये पढ़ रहे हैं कि हमने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन अपने पेशेंट्स की करवानी है। ऑब्वियसली इट विल डिपेंड अपॉन द सिनेरियो ना, कि हमारा पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो होते हैं यानी वो तमाम डिसऑर्डर जिसमें आपकी बॉडी के अपने डिफेंस सेल्स आपकी बॉडी के अगेंस्ट हो जाते हैं, आपकी बॉडी के नॉर्मल टिश्यूज़ को, सेल्स को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। तो बेटे हम ये चेक कर लेते हैं कि ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज़ में हम ये चेक करवा लेते हैं, ब्लड में हम चेक कर लेते हैं कि कहीं एंटी थायराइड एंटीबॉडीज़ तो नहीं बनी हुई, यानी हमारे पेशेंट के ब्लड में कोई ऐसी एंटीबॉडीज़ तो नहीं घूम रही जो हमारे थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, हमारे थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट काम कर रही हैं। इसे हम चेक करते हैं। तो हमारे पास अगर एंटीबॉडीज़ एंटी थायराइड एंटीबॉडीज़ अगर हमारे पास जो है हमें सामने नज़र आ जाती हैं, ब्लड में हमारी इन्वेस्टिगेशन में नज़र आ जाती हैं, तो ऐसा हम ये बताना चाह रहे हैं कि जी 90% ऑफ केसेस में ऐसा होता है कि हमें ये एंटीबॉडीज़ नज़र आ जाती हैं और हमें पता लग जाता है कि जी ये ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज़ है हमारे पेशेंट को। और अगर हैशिमोटो थायराइडाइटिस वाला पेशेंट है तो हर पेशेंट में आपको ये मिलेंगी। इसी तरह से ग्रेव्स डिजीज़ होगा, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस हो गए और मल्टीपल जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं उसमें आपको ये एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ थायराइड का एक और टेस्ट हम करवाते हैं, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक। रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट मेजर्स द रेट ऑफ आयोडीन अपटेक बाय द थायराइड ग्लैंड। द पेशेंट इज एडमिनिस्टर्ड अ ट्रेसर डोज ऑफ आयोडीन or another radionucleic and a count is made over the thyroid gland with use of a scintillation counter which detects and counts the gamma rays released from the breakdown of the iodine in the thyroid gland. It measures the proportion of the administered dose present in the thyroid gland at a specific time after its administration. बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी बातें लग रही हैं लेकिन सिंपल करके आपको बताते हैं। सिंपल ये टेस्ट है रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक का। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आयोडीन जो हमारे थायराइड के हार्मोन्स हैं, थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन, उनमें दो मेन जो हमारे कंटेंट हैं वो अमीनो एसिड है और उसके साथ आयोडीन मिलके बेसिकली हार्मोन बनाता है। तो हम ये इन्वेस्टिगेशन करवा के देखते हैं कि अगर पेशेंट की बॉडी में बहुत ज़्यादा या तो हार्मोन नज़र आ रहे हैं या समटाइम ऐसा होता है कि T3 T4 की डिफिशिएंसी है, बाकी हमने हार्मोन चेक करवा के देख लिए, वो सारे अपनी जगह ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी नहीं है पेशेंट को, फिर क्या रीज़न है, क्यों हमें T3 T4 बॉडी में कम मिल रहा है, क्यों हमारे थायराइड के हार्मोन्स कम है बॉडी में, तो हम वहाँ पे आयोडीन अपटेक करवाते हैं कि हम खुद से पेशेंट को आयोडीन के एक स्पेसिफिक डोज खिलाते हैं। उसके बाद हम कुछ गैमा रेज है कि आयोडीन की ब्रेकडाउन होगी, आयोडीन आपको बताया ना जिस फॉर्म में बॉडी में जाता है उसी फॉर्म में तो नहीं, पहले वो गट में जाता है, वहाँ से एब्जॉर्ब होके हमारी जो है ब्लड में जाता है, वहाँ से जाके उसकी कन्वर्जन होती है आयोडाइड मॉलिक्यूल के अंदर। तो जब वो आयोडाइड मॉलिक्यूल के अंदर जैसे ही कन्वर्ट होता है तो साथ में कुछ गामा रेज वो रेडिएट करता है, एक वहाँ से रेज निकलती हैं।
तो जब हमने पेशेंट को खुद से आयोडीन खिलाया और उसी तरह से वो सारे प्रोसेस से वो गुजरा, तो हम देखेंगे अगर वो आयोडाइड में कन्वर्ट होगा तो अल्टीमेटली वो अमाइनो एसिड के साथ मिलेगा। जब वो दोनों मिलेंगे तो ही हमारे पास T3 या T4 बनेगा। और इस चीज़ का हमें कैसे पता लगेगा? हमें गामा रेज से पता लगेगा। अगर वो ब्रेक डाउन ही नहीं होगा तो वो किस तरह से जाके ज्वाइंट करेगा अमाइनो एसिड के साथ और हमारे पास, तो हमें ये पता लग जाता है कि बेसिकली प्रॉब्लम हार्मोन्स में नहीं है, प्रॉब्लम है आयोडीन में। पेशेंट की जो बॉडी है उसके अंदर अगर डेफिशिएंसी थी आयोडीन की तो हमने उसको खुद से आयोडीन दी और हमारे पास हार्मोन आना शुरू हो गए। लेकिन अगर पेशेंट को आयोडीन देने के बावजूद भी आपको गामा रेज नहीं मिल रही, इट मीन्स कि उसकी रिसेप्टर्स में प्रॉब्लम है, सेंसिटिविटी कम हो चुकी है। तो इस तरीके से हम चेक कर लेते हैं पेशेंट को खुद से मैनुअली आयोडीन देकर। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा फाइन नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी। पिक्चर में बड़ा क्लियर नजर आ रहा है, अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी की जाती है इसमें थायराइड ग्लैंड की, using a small gauge needle to sample the thyroid tissue for biopsy. It is a safe and accurate method of detecting any malignancy. It is often the initial test for evaluation of thyroid masses. Results are reported as negative means benign, positive means malignant, indeterminate means suspicious and inadequate means non-diagnostic. देखें अल्ट्रासाउंड की प्रोब आपको नजर आ रही है, अल्ट्रासाउंड गाइडेड थायराइड ग्लैंड आपको नजर आ रहा है, नीडल आपको नजर आ रही है। सिंपल हम नीडल छोटी सी गेज की नीडल लेके उसे इंसर्ट करके वहाँ से छोटा सा टिश्यू ले लेते हैं थायराइड ग्लैंड का। और बेसिकली जो फाइन नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी की जाती है ये इसलिए की जाती है कि अगर आपने वहाँ पल्पेशन के दौरान कोई नोड्यूल आपको मिला है या साइज बहुत ज़्यादा बड़ा नजर आया है या फिर आपको कोई मास फील हुआ है थायराइड ग्लैंड के साथ, कोई कलेक्शन ऑफ सेल्स आपको फील हुई है, तो हम उस कलेक्शन ऑफ सेल्स में से फाइन नीडल बायोप्सी कर लेते हैं और उसे लैब में भेज देते हैं डिटेक्ट करने के लिए कि खुदा न खास्ता कोई मैलिग्नेंसी तो नहीं है। तो उसके जो रिजल्ट्स आते हैं बेटा किस तरह से हमने उसको इंटरप्रेट करना है, अगर नेगेटिव होगा तो इट मीन्स कि ये कोई बिनाइन मास था, सिंपली उसको आप रिमूव कर देंगे तो पेशेंट आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इन्हें ड्रेन भी कर लेते हैं हम उसे। पॉजिटिव होगा तो इट मीन्स कि ये कुछ मैलिग्नेंसी है, खुदा न खास्ता कोई ट्यूमर है, तो ऑब्वियसली फिर हम उसे अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे। इंडिटर्मिनेंट है तो इट मीन्स के सस्पिशियस है, अभी हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाए इस बायोप्सी से, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ये फर्दर ग्रो करेगा, फिर हम दोबारा इसकी बायोप्सी करेंगे कि ये बिनाइन है या मैलिग्नेंट है। और इनएडिक्वेट मीन्स के कुछ प्रॉब्लम हो गया था या तो टिश्यू इतना अच्छे अमाउंट में नहीं था कि आप आइडेंटिफाई कर सकते, मतलब बेसिकली प्रोसीजर में कुछ प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से इनएडिक्वेट है मीन्स नॉन डायग्नोस्टिक है, अभी आप कोई भी डायग्नोसिस इसके बारे में नहीं बना सकते। क्लियर हो रहा है बेटा जी? इसके बाद आ जाते हैं हम सिंपल थायराइड ग्लैंड का भी ज़ाहिर स्कैन किया जाता है बेटा। इन अ थायराइड स्कैन a sensation detector or gamma camera moves back and forth across the area to be studied in a series of parallel tracks and a visual image is made of the distribution of radioactivity in the area being scanned। जिस तरह से बॉडी के किसी और एरिया का स्कैन किया जाता है सेम इसी तरह से थायराइड ग्लैंड को भी आगे पीछे मूव करके उसकी पूरी स्कैनिंग की जाती है देखने के लिए कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है थायराइड ग्लैंड में। Scans are helpful in determining the location, size, shape, and anatomic function of the thyroid gland, particularly when the thyroid tissue is substernal or large. Identifying areas of increased function, such as hot areas, or decreased function, such as cold areas, can assist in diagnosis. Although most areas of decreased function do not represent malignancies, lack of function increases the likelihood of malignancy. Particularly if only one non-functioning area is present. Scanning of the entire body to obtain the total body profile may be carried out in a search for a functioning thyroid metastasis. Okay, इसके बाद हमने ये पढ़ लिया कि हमने स्कैन करना है। स्कैन करने से हमें पता क्या लगेगा क्यों हम स्कैन कर रहे हैं। हम स्कैन इसलिए करते हैं बेटा कि हमने अपने ग्लैंड की लोकेशन देखनी है, थायराइड ग्लैंड किस जगह पर मौजूद है, उसका साइज देख लेते हैं, उसका शेप देख लेते हैं, एनाटॉमिकल फंक्शनिंग, एनाटॉमिकल पोजीशन और फंक्शनिंग हमें नजर आ रही होती है थायराइड ग्लैंड की। पर्टिकुलरली अगर आपका थायराइड ग्लैंड सब एक्सटर्नल लेवल पर आपको महसूस हुआ है या फिर नॉर्मल साइज से ज़्यादा बड़ा आपको महसूस हुआ है तो हम स्पेसिफिकली स्कैनिंग करके ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। इसके अलावा बेटा आपको बताया है स्कैनिंग के दौरान आपको सारी चीज़ें महसूस हो रही होती हैं तो हम कोल्ड एरियाज़ और हॉट एरियाज़ भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मीन्स अगर कोई एक पर्टिकुलर एरिया में ब्लड सर्कुलेशन कम या ज़्यादा है यानी इंक्रीज फंक्शन या डिक्रीज फंक्शन है तो ये चीज़ें भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और ये चीज़ आइडेंटिफाई करना क्यों ज़रूरी है, ये चीज़ें बेसिकली आपको पेशेंट की
ये मैलिग्नेंसी के बारे में बताते हैं। अगर थायराइड ग्लैंड का कोई ऐसा हिस्सा आपको महसूस हुआ कि वहाँ पे फंक्शनिंग थोड़ी सी कम हुई हुई है, थायराइड ग्लैंड थोड़ा कम फंक्शन कर रहा है उस जगह पे, तो वो यूजुअली मैलिग्नेंसी को नहीं रिप्रेजेंट करता। लेकिन अगर बिल्कुल वो एरिया फंक्शन नहीं कर रहा, लैक ऑफ फंक्शन है, तो फिर चांसेस बढ़ जाते हैं कि शायद मैलिग्नेंसी प्रेजेंट है। ये जाहिर है एक बिल्कुल ही, और एक तो इस जगह पे हमारे पास हम सस्पिशियस हो जाते हैं कि अगर कोई एक स्पेसिफिक एरिया थायराइड ग्लैंड का, उसमें बिल्कुल कोई अगर एक ऐसा एरिया मौजूद है तो पूरा का पूरा ग्लैंड ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया उस ग्लैंड में ऐसा है कि जो बिल्कुल ही नॉन फंक्शनिंग है ना, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि मैलिग्नेंसी हो सकती है। और दूसरी चीज़ और जो हमें देखना पड़ती है, अगर हम इस तरह की कोई फाइंडिंग करें, तो हमें फिर पूरी बॉडी का इंटायरली स्कैन करना होता है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि अगर ये मैलिग्नेंसी है तो इज़ दिस ऑफ प्राइमरी ओरिजिन, या फिर ये खुदा न खास्ता बॉडी में कहीं और कोई ट्यूमर था जो कि मेटास्टेसिस होकर यहाँ तक पहुँच चुका है। या फिर दूसरी चीज़ ये कि अगर ये प्राइमरी ओरिजिन का था हमारा थायराइड ग्लैंड की मैलिग्नेंसी, तो इसने बॉडी में कहीं और तो खुद को मेटास्टेस नहीं कर दिया, इसने बॉडी के किसी और ऑर्गन को तो इन्वॉल्व नहीं कर दिया। ये इतनी सारी चीज़ें जो है हम स्कैनिंग के थ्रू आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कुछ और डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, हमने ब्लड पढ़ लिया, हमने एंटीबॉडीज़ पढ़ ली, हमने स्कैनिंग पढ़ ली, हमने बायोप्सी पढ़ ली। अब जो चीज़ें होती हैं, ज़ाहिर है अगर इन चीज़ों से चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, या अगर मैलिग्नेंसी पता लग भी जाती है या कोई प्रॉब्लम, तो फिर हम ज़ाहिर है फर्दर उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। उसमें बेटा अल्ट्रासाउंड जो हम पहले पढ़ चुके हैं, सीटी स्कैन और एमआरआई जो है फिर फर्दर यूज़ किए जाते हैं क्लैरिफाई करने के लिए और कंफर्म करने के लिए जो भी रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके होते हैं। इसके अलावा बेटे थायरोग्लोबिन जो कि थायराइड की एंटीबॉडीज़ हैं, वो बेसिकली इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, वो बेसिकली प्रिकर्सर होती हैं T3 T4 के लिए, यानी पहले थायरोग्लोबुलिन बनती है फिर T3 T4 बनता है। तो हम TG को भी चेक कर लेते हैं, अगर वही हमारी बॉडी में कम है तो किस तरह से T3 T4 बन सकेगा। सो हम इनको भी मेजर कर लेते हैं रिलायबली इन द सीरम बाय रेडियो इम्यूनोएस्से। क्लिनिकली इट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट परसिस्टेंस और रिकरेंस ऑफ द थायराइड कार्सिनोमा। बेसिकली इन चीज़ों की जो प्रेजेंस है, थायरोग्लोबुलिन की जो प्रेजेंस है, ये हमें फिर बताती है कि पेशेंट को कभी या तो ट्यूमर है या फिर दोबारा हो गया है, रिकरेंस को बताता है, या फिर परसिस्टेंस को बताता है। नर्सिंग इम्प्लीकेशन क्या है थायराइड ग्लैंड की? जाहिर है जब टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें नर्सेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टेस्ट परफॉर्म करते वक्त भी उसने पेशेंट को असिस्ट करना है, उसे हेल्प आउट करना है। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो देख लेते हैं। व्हेन थायराइड टेस्ट आर स्केड्यूल्ड, इट इज़ नेसेसरी टू डिटरमिन वेदर द पेशेंट हैज़ टेकन मेडिकेशन और एजेंट दैट कंटेन आयोडीन बिकॉज दीज में ऑल्टर द टेस्ट रिजल्ट। अब तो मैं समझती हूँ कि ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो जानी चाहिए, जितना डिटेल में मैं डायग्नोस्टिक टेस्ट आपको समझा चुकी हूँ, जस्ट रीड करने से ही आपको ये बातें समझ आ जानी चाहिए कि जाहिर है मेडिकेशन अगर आपको चेक करना पड़ेगा ना, पेशेंट ने कोई ऐसी मेडिकेशन तो नहीं ली जिसमें ऑलरेडी आयोडीन था, क्योंकि आयोडीन का कितना ज़्यादा इसमें रोल है। अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आपके पेशेंट के टेस्ट ऑल्टर कर सकते हैं। आयोडीन कंटेनिंग मेडिकेशन इंक्लूड कंट्रास्ट एजेंट एंड दोज यूज्ड टू ट्रीट थायराइड डिसऑर्डर्स। Less obvious sources of iodine are topical antiseptics, multivitamin preparation, and food supplements frequently found in health food stores, cough syrups, and amiodarone और anti-arrhythmic agents। ये वो सारी medications हैं कि आपको जब तक यही नहीं पता होगा कि आयोडीन किन किन मेडिकेशन में मौजूद है, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकोगे आपके पेशेंट ने आयोडीन लिया है या नहीं लिया। इसके अलावा अदर मेडिकेशन दैट में अफेक्ट टेस्ट रिजल्ट्स, उसमें बेटा ईस्ट्रोजन हार्मोन है, सैलिसाइलेट्स हैं, एम्फेटामिन्स हैं, कीमोथेरेपिक एजेंट हैं, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, डायूरेटिक्स हैं। सो नर्स इन तमाम चीज़ों के बारे में पेशेंट से पूछेगी और ऑब्वियसली उनको फिर यूज़ करेगी अपनी लेबॉरेटरी रिक्विजिशन के लिए ना। अगर पेशेंट कुछ ले चुका होगा तो फिर हम क्या करेंगे, हम या तो टेस्ट की डेट को आगे पीछे कर लेंगे, कर सकते हैं, नहीं तो फिर एटलीस्ट लैब की रिक्विजिशन जो जिस टाइम हम रिपोर्ट्स तैयार करने लगेंगे तो उस टाइम इन चीज़ों को हम अपने ध्यान में रखेंगे कि जी ये इसकी वजह से ये ऑल्ट्रेशन हो सकती है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको तमाम चीज़ें? एक तो टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है आजकल।
चलिए अभी थोड़ा और पढ़ते हैं हम। ओके, अब हम डिजीजेज स्टार्ट करने लगे, हाइपो एंड हाइपरथायराइडिज्म स्टार्ट करने लगे हैं। पहले हम हाइपोथायराइडिज्म देख लेते हैं। नाम से समझ आ रहा है थायराइड ग्लैंड की डिफिशियंसी है। हाइपोथायराइडिज्म रिजल्ट फ्रॉम सब ऑप्टिमल लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड deficiency can affect all body functions and can range from mild subclinical forms to myxedema. An advanced form refers to the accumulation of mucopolysaccharides in subcutaneous and other interstitial tissues. हाइपोथायराइडिज्म बेसिकली क्या है बेटा? थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी है। ये डेफिशिएंसी कैसी हो सकती है? माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिजीजेज आपके सामने आ सकती हैं इसमें, यानी इवन माइल्ड केसेस जिसमें कोई साइन सिम्टम ही नहीं होंगे, उससे लेके इवन पेशेंट को जो है इतना ज़्यादा अक्यूमुलेशन हो जाएगी कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड उनके सबक्यूटेनियस टिश्यूज में जमा होना शुरू हो जाएंगे। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म इन एडल्ट्स इज ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस। तो पीछे आपको पढ़ाया था हेशी मोटो डिजीज, यानी बेसिकली हाइपोथायराइडिज्म होने का एडल्ट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन यही है बेटा कि ये ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं, ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस होता है। इनएडिक्वेट सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन ड्यूरिंग फीटल एंड न्यूनेटल डेवलपमेंट रिजल्ट्स इन स्टंटेड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ बिकॉज ऑफ जनरल डिप्रेशन ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। एक तो हमें कॉज पता लग गया, एडल्ट एज में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी अपनी ही जो है वो थायराइड ग्लैंड को अटैक करना शुरू कर देती है और फिर हमारी बॉडी में T3 T4 कम रिलीज होते हैं। इसके अलावा बेटा अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी फीटस है, जाहिर है मदर के इनफ क्यों जो थायराइड ग्लैंड है उसको बहुत ज़्यादा रिलेट किया जाता है विद प्रेगनेंसी, उसका रीज़न ही यही है। एक तो प्रेगनेंसी होने में भी, कंसीव करने में भी अगर थायराइड डिस्टर्ब है तो पेशेंट कंसीव नहीं कर सकेगा, और उसके बाद भी प्रेगनेंसी हो जाने के बाद भी थायराइड हार्मोन को बड़ा कीनली ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि उसका जाहिर है जिस तरह से मदर के पूरा का पूरा वो बॉडी का मेटाबॉलिज्म मेंटेन कर रहा है तो मदर से ही तो सारा कुछ बेबी ने लेना है। सो जो फीटस की जिस टाइम डेवलपमेंट हो रही होती है उस टाइम उसको प्रॉपर थायराइड हार्मोन नहीं मिले, उस टाइम भी और इवन न्यूनेटल स्टेज में भी यानी बर्थ के फ़ौरन बाद भी अगर उसकी बॉडी में थायराइड हार्मोन, अगर मदर में डिफिशिएंसी थी तो अल्टीमेटली न्यूनेट में भी डिफिशिएंसी होगी, फीटस को भी प्रॉपर्ली नहीं मिला होगा। तो अगर थायराइड की डिफिशिएंसी होगी तो बेटा अंडरस्टूड सी बात है कि पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म उसने मेंटेन रखना था। अगर बच्चे को इतनी छोटी एज से ही ये सारी प्रॉब्लम होगी तो उसको बेटा मेंटल ग्रोथ उसकी नहीं हो पाती, ब्रेन उस तरह से अकॉर्डिंग टू द एज डेवलप नहीं हो पाता, जिसे क्रेटिनिज्म भी कहते हैं। और फिजिकल ग्रोथ में भी प्रॉब्लम होती है, फिजिकल ग्रोथ भी उसकी रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो रही। हमारी बॉडी में सारा जो ये ग्रोथ होती है दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू द मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अगर मेंटेन नहीं होगा तो हम भी वीक लिथार्जिक रहेंगे। एडल्ट्स में हाइपोथायराइडिज्म मैनिफेस्ट एज ए, देखें जो मैंने अभी बात की वही आ गई। अगर इवन हम एडल्ट्स की भी बात करें तो हाइपोथायराइडिज्म के जो पेशेंट्स होंगे वो बड़े लिथार्जी, थके थके रहेंगे, स्लो मेंटेशन है, उनकी जो मेंटल कैपेबिलिटी है वो बड़ी स्लो हो जाती है, उनकी मेंटली वो बड़े स्लो हो जाते हैं, एंड जनरलाइज स्लोइंग ऑफ द बॉडी फंक्शन। ये देखिए कॉजेज जो मैंने आपको पहले बता दी, दोबारा से लिख दी कि कुछ ड्रग्स हो सकती हैं जिनकी वजह से पेशेंट को, देखें हर ड्रग का कोई ना कोई इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर, साथ में साइड इफेक्ट भी होता है। सो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का डिसऑर्डर, पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर इट मे बी द कॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। क्यों? क्योंकि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम होगी तो अल्टीमेटली आपको पता है TSH रिलीज करना पिट्यूटरी ग्लैंड का काम है, जिसने जाके थायराइड ग्लैंड पे इफेक्ट करना है और T3 T4 रिलीज करवाना है। सो डिसऑर्डर्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और सारा मॉरिस नॉट ओनली ड्यू टू मेटाबॉलिज्म। हम आगे थोड़ा, अभी असल में थोड़ा गायनी से रिलेटेड टॉपिक है, इसको मैं फिर किसी लेक्चर में जो है ज़रूर डिटेल में आपको समझा दूंगी। मेटाबॉलिज्म का भी बड़ा करीबी रिलेशन है उसके साथ, लेकिन उसके अलावा भी कुछ रीजंस होते हैं जो बेसिकली डायरेक्टली T3 T4 के होते हैं ऑन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसकी वजह से कंसीव नहीं कर पाते। ये मैं आपको डिटेल में समझा दूंगी फिर। अच्छा, मैं अभी आपको कॉजेज पढ़ा रही हूँ हाइपोथायराइडिज्म के। अगर कंटिन्यूसली किसी को कोई रेडिएशंस होती रही है किसी और प्रॉब्लम की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया था ना, नेक के आसपास के जो सराउंडिंग के टिश्यूज हैं, जाहिर है अगर उनको रेडिएशंस मिलती रहेंगी तो भी, लेकिन रेडिएशन हमारी बॉडी के किसी भी हिस्से के लिए अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि जाहिर है वो सेल्स को डिस्ट्रॉय करती हैं। सो रेडिएशन की वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। बाकी थायराइडाइटिस जो अभी आपको पढ़ाया भी है, शिमोटो थायराइडाइटिस, हाइपरथायराइडिज्म पेशेंट को हो सकता है। हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट था, मेडिकेशन ले रहा था तो उसने उस चीज़ का ध्यान ही नहीं दिया, वो हाइपोथायराइडिज्म में भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि जाहिर है हम उसे कम
हम T3 T4 का लेवल कम करने के लिए मेडिकेशन दे रहे थे तो उसका इफेक्ट आ सकता है। जिस तरह से हाइपरग्लाइसीमिया हाइपोग्लाइसीमिया एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, इसी तरह से हाइपो एंड हाइपरथायराइडिज्म एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। बाकी बेटा आयोडीन की डेफिशिएंसी भी इसका कॉज हो सकती है। क्यों? क्योंकि जाहिर है अमाइनो एसिड और आयोडीन ने मिलकर ही T3 T4 बनाना है। जब आयोडीन होगा ही नहीं तो कैसे हमारे पास जो थायराइड है उसके हार्मोन्स हमारे पास प्रोड्यूस होंगे बॉडी में। जब हार्मोन्स नहीं प्रोड्यूस होंगे तो यही सिनेरियो और यही सिचुएशन तो हम जो है हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। ओके जी, यहाँ तक क्लियर हो गया सारा। आपके क्वेश्चन का जवाब भी दे देती हूँ मैं। सारा मॉरिस, आपने पूछा था एक तो मेटाबॉलिज्म है, लेकिन जो मेन इफेक्ट होता है ना T3 एंड T4 की डिस्टर्बेंस का, उसमें ये बेटा इनका जो हार्मोन्स है, थायराइड के हार्मोन्स है, इनका बड़ा डायरेक्ट लिंक होता है ओवरीज के ऊपर, ओवुलेशन के ऊपर। जो ऐसा होता है कि वो पेशेंट, वो फीमेल पेशेंट जिनके थायराइड हार्मोन्स जो है वो डिस्टर्ब होते हैं, वो बेसिकली ओवुलेशन के ऊपर जाके एक्ट करता है। जिनके थायराइड के हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं उनकी ओवुलेशन ठीक से नहीं हो पाती। कुछ साइकिल्स बीच में ऐसे आते हैं विद नो ओवुलेशन, यानी एग रिलीज ही नहीं होता। जब एग रिलीज नहीं होगा तो देन हाउ शी कैन कंसीव। और कुछ उसमें ये होता है कि साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं, यानी जो लेंथन ऑफ द साइकिल है उसे हर मंथ चेंज करते रहते हैं। सो यू नो, एक जो पूरा टाइम पीरियड होता है ओवुलेशन के, जो 2 से 3 दिन होते हैं, उसी में कंसेप्शन हो सकती है। जब हर मंथ साइकिल चेंज होता रहेगा, साइकिल की लेंथ चेंज होती रहेगी, देन हाउ वी कैन आइडेंटिफाई what are the days of ओवुलेशन के डेज ही नहीं पता लगेंगे तो किस तरह से जो है वो कंसीव कर सकेंगे। तो बेसिकली जो थायराइड के हार्मोन्स है, इनका हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, पर्टिकुलरली ओवरीज के ऊपर, प्रोलैक्टिन हार्मोन के ऊपर, और जो हमारे TSH और FSH और LH है उनके ऊपर इनका बड़ा डायरेक्टली इफेक्ट है, जिसकी वजह से हमारे साइकिल को बेसिकली डिस्टर्ब करते हैं और ओवुलेशन को डिस्टर्ब करते हैं। जब इन 2 चीज़ों को वो डिस्टर्ब करते हैं तो अल्टीमेटली इस वजह से प्रॉब्लम आ रही होती है कि पेशेंट कंसीव नहीं कर पाता। तो इसका फिर यही सोल्यूशन होता है कि हम साथ साथ थायराइड के ट्रीटमेंट को लेके चलते हैं और प्रॉपर उसका फॉलोअप लेते हैं। इस तरह से फिर पेशेंट जो है वो कंसीव कर सकती हैं, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं हाइपोथायराइडिज्म की। मोर देन 95% ऑफ पेशेंट विद हाइपोथायराइडिज्म हैव प्राइमरी और थायरॉयडल हाइपोथायराइडिज्म। When thyroid dysfunction is caused by failure of pituitary gland, the hypothalamus, or both, it is known as central hypothyroidism. It may be referred to as pituitary or secondary hypothyroidism if it is caused either by a pituitary disorder, hypothalamic or tertiary hypothyroidism if it is attributable to a disorder of the hypothalamus resulting in inadequate secretion of TSH because of decreased stimulation by the thyroid releasing hormone। पैथोफिजियोलॉजी सिंपल यही है बेटा कि 95% जो केसेस होते हैं हमारे, उसमें प्रॉब्लम कहाँ एग्जिस्ट कर रही होती है, थायराइड ग्लैंड के अंदर ही प्रॉब्लम होती है। उन्हें हम प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। बड़ी अंडरस्टूड सी बात है। और अगर थायराइड डिसफंक्शन, थायराइड में प्रॉब्लम तो हो रही है, लेकिन किस वजह से हो रही है? पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से। पिट्यूटरी ग्लैंड का काम है ना बेटा थायराइड ग्लैंड को सिग्नल देना। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम है तो थायराइड कैसे हार्मोन रिलीज करवाएगा? सो अगर प्रॉब्लम पिट्यूटरी ग्लैंड में है, उसके फेलियर की वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है पेशेंट को, तो दैट इज कॉल्ड सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है जी, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर हाइपोथैलेमस या दोनों में प्रॉब्लम होती है तो हम उसे सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। एक हमने प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म पढ़ लिया, एक हमने सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म पढ़ लिया। इसके बाद
बाद इसको हम पिट्यूटरी या सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म भी कहते हैं। ठीक है जी, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया। अब हाइपोथैलेमिक और टर्शरी, यानी अगर प्रॉब्लम पिट्यूटरी ग्लैंड भी ठीक है, थायराइड ग्लैंड भी ठीक है, लेकिन हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम है, दैट इज कॉल्ड टर्शरी हाइपोथायराइडिज्म। आई थिंक दिस इज अंडरस्टूड, इसमें कोई ऐसा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। साइन एंड सिम्टम देख लेते हैं। जब हमने बता दिया आपको कि पूरी बॉडी के ऊपर इसके इफेक्ट हैं, तो ऑब्वियसली उसके साइन सिम्टम पेशेंट के पूरी बॉडी में आपको नजर आएंगे। जनरल साइन सिम्टम क्या है बेटा? हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट फटीग्ड होगा, उसको ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी, वजन ज़्यादा वो गेन करेगा, और पुअर एपिटाइट भी हो सकती है। वेट गेन हो रहा होगा लेकिन इतना खाएगा पिएगा नहीं। ठीक है जी। हेयर लॉस होगा बेटा। लंग्स पे क्या इफेक्ट आएंगे? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, एंड प्लूरल इफ्यूजन हो सकती है इवन, यानी लंग्स की जो हमारी प्लूरल स्पेस है उसके अंदर जो है एडिमा, वाटर की एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है। स्किन पर क्या चेंजेस हैं? मिक्सडीमा आगे हम जाके पढ़ लेंगे। पैरेस्थीसिया यानी वेटिंग सेंसेशन होती है, यानी स्किन पे आपको न्यूरोपैथिक में जो आपको मैंने सारा बताया था, ये वही चीज़ है। टिंगलिंग सेंसेशन पेशेंट को फील होती है, सुन हो जाना हाथ पाँव का। इंटेस्टाइन में क्या है? कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, और इवन एब्डोमेन में जो पानी भर जाता है जिसे एसाइटीज कहते हैं, वो भी हो सकता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर मेनोरेजिया, यानी साइकिल डिस्टर्ब होगा तो एक्सेसिव ब्लीडिंग भी हो सकती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। साइकोलॉजिकल में बेटा, ये मैंने आपको पहले बताया कि उनकी मेंटल और फिजिकल दोनों कैपेबिलिटीज़ नहीं सही से ग्रो हो पाती, तो ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल में उनकी मेमोरी पुअर होगी, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे चीज़ों के ऊपर। हियरिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो सकती है, जो वॉइस है थोड़ी भारी हो जाएगी। यानी हार्ट के ऊपर बेटा मेटाबॉलिज्म कम है, हाइपोथायराइडिज्म में मीन्स बॉडी में हार्मोन्स कम है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम है तो अल्टीमेटली हार्ट रेट तो स्लो होगा ना, स्लो पल्स रेट होगा, और पेरिकार्डियल इफ्यूजन, जैसे लंग्स में इफ्यूजन हो सकती है इसी तरह से हार्ट में भी इफ्यूजन हो सकती है। मसल्स में डिलेड रिफ्लेक्सेस और रिलैक्स्ड मसल्स होंगे। क्यों? क्योंकि पेशेंट लिथार्जी है ना, तो ऑब्वियसली इसी तरह एक्सट्रीमिटीज़, यानी जो आपके हाथ पाँव हैं, स्पेशली उनकी फिंगर्स, वो कोल्डनेस बहुत ज़्यादा उन्हें ठंड महसूस होगी, बिल्कुल ठंडे से लगेंगे, और कार्पल टनल सिंड्रोम। ये वो सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं जो आपका पेशेंट प्रेजेंट कर रहा होगा विद हाइपोथायराइडिज्म। मैं चाह रही थी हम कुछ भी हैं ज़्यादा चीज़ें, चलें इंशाल्लाह इसे फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज फिर अटेंडेंस का टाइम नहीं रह जाएगा। अब तमाम स्टूडेंट जो अटेंडेंस मार्क करवा लें, और प्लीज़ रोज़ रिक्वेस्ट करती हूँ सिर्फ एक मरतबा अपना नाम लिखा करें प्लीज़। लेकिन कोई नहीं सुनता मेरी बात, कोई नहीं मानता, बहुत गंदे बच्चे हैं आप लोग। चलिए आप जल्दी से अटेंडेंस मार्क करवा दीजिए।
रमीन को देखो जरा, एक साथ 3 मरतबा अटेंडेंस मार्क करवा रही है, जैसे मैम भाग जाएंगी कहीं, है ना। अभी समझा रही हूँ मगर कोई असर नहीं है किसी के ऊपर। ओके स्टूडेंट, अटेंडेंस मार्क हो गई है। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो मुझसे पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट का तो पूछ लें बेटा। जी हाँ, सनानाज अक्सा तमसील आपकी अटेंडेंस मार्क हो चुकी है। ओके चलें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।